स्वागत है दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल बाई सत्या सर स्टडी प्लेटफॉर्म पे। पूर्ववर्ती वीडियो में हमने बात कर चुका है कि भारत शासन अधिनियम 1935 आज हम बात करेंगे। पूर्ववर्ती वीडियो में हमने बात कर चुका परिषद अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्टों, इन सब के बारे में कि ये संवैधानिक विकास कैसे कैसे चलाया जा रहा है इंडिया में और कहाँ ब्रिटेन हमको लेके आ रही है। संवैधानिक विकास को लेके आने के क्रम में आने के क्रम में ब्रिटेन ने हमारे यहाँ 1861 से संवैधानिक विकास का क्रम चालू किया और 1935 आते आते संवैधानिक विकास का क्रम उसने स्थापित कर दिया। ये ब्रिटेन के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का अंतिम चरण 1935 है। तो उन्होंने जो 1861 से स्टार्ट किया, 1935 में आके संवैधानिक विकास का अंतिम चरण स्थापित किया। हम भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्ववर्ती इसके जस्ट पहले वाले अधिनियम से जोड़ के एक पॉइंट हम चर्चा करेंगे कि इन्होंने किया क्या कि सांप्रदायिक निर्वाचन, जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 आपने पढ़ा, उसको उसको बढ़ा के 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आ गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तो 1909 में जो आपने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, जिसमें आपने क्वेश्चन तैयार किया था कि पृथक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो मिंटो को कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। तो ये 1909 में जो पृथक निर्वाचन का मॉडल दिया गया था, 1935 आते आते इस 1909 के में संशोधन करके क्या किया गया कि अब दलित वर्ग, पिछड़े, शोषित वर्ग, पिछड़े एवं शोषित वर्ग, इन सब को क्या किया गया कि पृथक निर्वाचन दे दिया गया। मतलब इंडिया को इतना बाल्कनाइजेशन, इतने डाइवर्स कर दो स्पेसीज में कि कभी ये हमारे रिवेंज लेने के बारे में समझे ही ना, आपस में ही कुलाइज होकर लड़ते रहें। तो इन्होंने सबसे पहला मुद्दा 1935 में यही रखा कि जो दलित, पिछड़े वर्ग या शोषित वर्ग हैं उनको भी पृथक निर्वाचन दे दिया जाए। आपने सुना होगा कि इस घोषणा के कानून बनने से इस भारतीय समाज में बहुत बड़ा जनमानस में क्रांति का वो चला गया कि गांधी जी ने सोचा कि अंग्रेजों ने मुसलमानों को तो डाइवर्सिटी कर ही दिया, हमसे अलग ही कर दिया डाइवर्सिटी खड़ा करके, लेकिन रिलीजियस बेस पे, लेकिन अब क्या यहाँ जाति बेस पे भी अगर डाइवर्सिटी कर दिया जाए तो बातें नहीं बनेंगी। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि अगर मान लीजिए कि दलित वर्ग को एक सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया जाए और उनको मतगणना अलग दे दिया जाए, उसमें वो पीछे नहीं थे, परंतु उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी एक पर्टिकुलर जाति को सांप्रदायिक निर्वाचन मिल गया, अर्थात भारत में समस्त जातियां अपने को सांप्रदायिक निर्वाचन का मांग करेंगी और ये हेटरेट फैलाते फैलाते कुछ दिनों के बाद जाते जाते वो कितने निशन थ्योरी में बदल जाएगा, इस चीज़ को उन्होंने बहुत गंभीरता से लेते हुए आमरण अनशन किया। और आपको पता है कि पूना में 1932 में गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में पैक्ट हुआ और जिसमें उन्होंने गांधी और उसमें अंबेडकर साहब ने उसमें समझौता करके यह तय किया कि हम पृथक निर्वाचन तो नहीं देते हैं, परंतु आपके जो संसद है उसमें कुछ सीटों का रिजर्वेशन आरक्षित कर दिया जाए उसी वर्ग के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि माना कि आपने कह दिया तो हम नहीं होते हैं, परंतु आने वाले समय में क्या हमारे वर्ग को यह भारतीय जनमानस ऊपर उठने का मौका देगा, क्या उन्हें भी लीडर नेतृत्व करने का, देखिए नेतृत्व कराने का उनका इंटेंशन 1900 ये जो गांधी जी और
अंबेडकर साहब के बीच में 1932 में हुआ था पैक्ट, उसमें उनका ये नेतृत्व कराने का इंटेंशन नहीं था। इनका इंटेंशन ये था कि अगर जब तक हमारे समाज से कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा नहीं और हमारी बातों को कहेगा नहीं सबसे ऊंचे स्तर इट मीन संसद से, तब तक वो जनमानस में ये क्रांति फैलेगी ही नहीं कि किसी के साथ जाति के आधार पे इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इस पर्पज से उन्होंने किया। तो इसमें जो इन्होंने ये उल्लेख किया था, ये वो गांधी और उसमें अंबेडकर जी के समझौते में ये चीज़ें दब गई। तो पहली चीज़ इन्होंने इसमें ये किया। दूसरी चीज़ हम नोट करते हैं कि जब यह अधिवेशन पास हुआ, जब यह अधिवेशन बन रहा था, लाया गया, तो इसमें 300, ये लगभग मिनी संविधान, आपके संविधान में क्या कहा जाता है इसे, मिनी संविधान, छोटा संविधान इसी को कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 को अपने संविधान में मिनी संविधान कहा जाता है। तो यहाँ से हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान लिया गया, जैसे विधि निर्माण की, विधि का कानून का शासन है ना, कानून का शासन की जो प्रक्रिया है ये इसी यही 1935 अधिनियम। तो ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जो 1935 के अधिनियम से लिया गया। 1935 अधिनियम है किसका, ब्रिटिश का। इसलिए कभी कभी हम जब पढ़ते हैं कि ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो कानून का शासन, द्विसदनी व्यवस्था, एक ये सारी चीजें जो लिया गया है। और द्विसदनी व्यवस्था ये किया, तो द्विसदनी व्यवस्था कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि द्विसदनी व्यवस्था निम्न में से किसने किया। तो द्विसदनी व्यवस्था आप करेंगे कि निम्न में से 1935 ने किया या ब्रिटेन ने किया। अगर 1935 ऑप्शन में नहीं रहेगा तभी आप ब्रिटेन मारते हैं। अमेरिका दे दिया और दक्षिण अफ्रीका दे दिया, जर्मनी दे दिया और आपको ब्रिटेन दे दिया तो ब्रिटेन मारते हैं। लेकिन अगर उसी ऑप्शन में एक ऑप्शन 1935 रहे तो हमेशा 1935 मारिएगा। लेकिन अगर ये छोटे एग्जामों में ऐसा कर देता है, बड़े एग्जामों में तो उसको राइवलरी डेवलप है कि 1935 अधिनियम ब्रिटेन का अधिनियम है, वो भारत का अधिनियम तो है नहीं। भारत शासन अधिनियम बोला गया है लेकिन वो ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया है। और वो कहाँ से ब्रिटिश ये 1935 में जो प्रॉज लाएंगे कि कानून का शासन या विधि निर्माण की प्रक्रिया, द्विसदनी व्यवस्था कहाँ से आएगी उनके पास, क्योंकि वो अपने यहाँ पहले से ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं द्विसदनी व्यवस्था और कानून का शासन। इसलिए वो भारत के लिए भी वही प्रॉज और कॉन्स बना के यहाँ पे देंगे। तो उन्होंने जब ये भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया तो 1935 के क्रम में उन्होंने बनाया कि यह मिनी संविधान इसलिए इसे कहा जाता है कि यह जब बना तो इसमें आर्टिकलों की संख्या कितनी थी आपकी, 321। कितने आर्टिकल थे, 321। और अनुसूची शेड्यूल, अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, अनुसूचियों की संख्या थी इसमें 10 अनुसूचियां और 321 अनुच्छेद। इट मीन्स जब हमारा संविधान बन के तैयार होता है तो 395 अनुच्छेद, 8 ही अनुसूची होता है। लगभग अप्रॉक्स में ये उन्होंने 1935 में बना ही दिया था, 321 आर्टिकल और 10 अनुसूचियां। तो इन्होंने इसमें इतना बड़ा प्राज दे के ये बनाया कि ये लगभग पूरे संपूर्ण भारत को कैसे आगे लेके चलना है लोकतांत्रिक व्यवस्था से, इसका उन्होंने इसमें उल्लेख किया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये दूसरी की पॉइंट आप मान सकते हैं कि 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, इट मीन्स बहुत बृहद जो लिखित चार्टर है कह सकते हैं अब तक का सबसे बड़ा यही है 1935 और ये सबसे अंतिम है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसमें क्या था, द्वैध शासन प्रणाली का सिस्टम था। इसने द्वैध शासन प्रणाली का सिस्टम था और राज्यों से हटा के केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। भारत शासन अधिनियम के तहत राज्यों से समाप्त करके केंद्र में स्थापित किया गया, केंद्र में स्थापित किया गया, राज्यों से हटाकर केंद्र में स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया, द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन, तो ये इन्होंने राज्यों से हटाकर केंद्र में लगा दिया द्वैध शासन प्रणाली। और यह प्रावधान आपके बनना स्टार्ट हुआ 1935 में, संपूर्ण रूप से बन के स्टार्ट हो गया 1937 में। ये 1937 में बन के तैयार हो गया और 37 में लग गया। इसकी पूरी अवधि रही 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक यह कार्य में लाया जाना था
परंतु और 2 वर्ष तक चला, लगभग इसमें आधे काम 2 वर्ष तक हुए, आधे कुछ उसमें प्रावधान धीरे धीरे, जैसे कोई भी कानून बन जाता है तो उसके सारे प्रावधान, सारी कड़ियाँ पूरे समाज में एक साथ इम्प्लांट्स नहीं कर दिया जाता है, जिस जिस प्रकार से ज़रूरत होती है उसके उतने उतने पार्टों को लाया जाता है। तो इसमें कुछ पार्टों को लाया गया, कुछ पार्टों पे संशोधन हो रहा था। आखिर संशोधन ये, और 1937 में 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया, यह लागू नहीं हुआ। 1939 में ये क्या हुआ, ये प्रॉज नहीं लगा और ये समाप्त हो गया 1939 में जाके। आपके 1939 में समाप्त होने के पीछे यह रीज़न है कि यह बड़ा और बृहद नहीं था। इसमें ये राज्यों को जो द्वैध शासन प्रणाली का समाप्त करके केंद्र में लगाया, तो राज्यों से जो द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करके उनको फ्री स्टेट में छोड़ दिया, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑब्लिगेशन लगाए, जैसे केंद्र में राजाओं को कैसे मनोनीत किया जाएगा, द्विसदनी व्यवस्था रहेगी तो कैसी व्यवस्था रहेगी, उसमें आधे से अधिक राज्यों का 40% संख्या केंद्र में कैसे मर्ज करना है, इस पे मनोनयन चल ही रहा था और राजा कभी इस पे संतुष्ट, हमारे जो देसी रियासतें जिसे कहा जाता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हुए। इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लगभग 2 साल तक मंथन चलता रहा और 1939 में आते आते भारत शासन अधिनियम 1939 में आके समाप्त हो गया। तो बताइए किस पे भारत तब चलता रहा। भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त हो गया और 1939 में समाप्त होगा। यह चला हमारा 1919 के द्वैध शासन प्रणाली जो समाप्त हुआ है 1919 के, वही अधिनियम आपके उसी पे भारत चलता रहा बिफोर इंडिपेंडेंस तक। उसमें बीच में वेवेल योजना आई, क्रिप्स मिशन आया, तमाम सारी चीज़ें आई, लेकिन वो छोटे मुद्दे हैं। उन्होंने एक, जैसे इतना बड़ा प्रावधान उनका फेल हो गया तो उन्होंने क्या करेंगे, इसमें और लिबर्टी और छूटे देके कि सारी चीज़ें भारत ही चलाए, हमको कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें दे दे। उस क्रम में उन्होंने ये तमाम सारे वेवेल योजना हो या क्रिप्स मिशन हो, ये सारी योजनाएं लाई, हालांकि वो सारी विफल हुई। तो ये तीसरी पॉइंट इसमें बनाएंगे कि राज्यों से समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली ला देना 1937 में अप्लाई हुई, 2 वर्ष चली और 1939 में खत्म कर दिया गया। इसमें दूसरी नोट करने वाली पॉइंट ये है कि ये जो इन्होंने द्वैध राज्यों को स्वायत्त किया, राज्यों को स्वायत्त किया, तो राज्यों को स्वायत्त करने में क्रम में बहुत सारी ऑब्लिगेशन लगा दिया। उस समय ब्रिटिश के पास लगभग आपके 11 राज्य थे और छोटी रियासतों को भी उन्होंने अपने अंडर में रखा था, लेकिन ब्रिटिशों के पास उस समय 11 राज्य थे। 11 राज्यों में से उन्होंने 6 राज्यों में क्या किया, द्विसदनी व्यवस्था लगाई। मतलब ये पॉइंट एक बनाएं कि 11 राज्यों में से भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1935 के तहत कितने राज्यों में से, 11 राज्यों में से 11 राज्यों में से 6 में, कितने में, 6 में द्विसदनी व्यवस्था उन्होंने स्थापित करी। द्विसदनी व्यवस्था, वो राज्य अगर आप लेने के क्रम में लेंगे तो वो राज्यों को याद करने के क्रम में आप कह सकते हैं कि यह 6 राज्य ऐसे याद कर लीजिए कि ये 6 राज्य बराबर कर लीजिए मिस्टर 3S MS 3BA, सॉरी 3S नहीं, मिस्टर कहते हैं, MS से हम लोग मिस्टर कहते हैं, मिस्टर 3BA। मिस्टर 3BA में कहेंगे तो मिस्टर 3BA में आपका आ जाएगा, M से बना लीजिएगा आप क्या, M से बना लेंगे मद्रास। चूंकि आप जानते हैं जब ब्रिटिश हमारे यहाँ 3 प्रमुख स्टेट या केंद्र टाइप का बनाए थे, सबसे सर्वप्रथम में मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, ये तीनों बनाए थे। तो उसमें ये मद्रास में द्विसदनी व्यवस्था बनाए। यस से ले लीजिएगा संयुक्त प्रांत, यस से ले लीजिएगा संयुक्त प्रांत, तो संयुक्त प्रांत में इन्होंने बनाया। और तीसरा 3BA, तो 3B से ले लेंगे, B का 3 पार्ट कर लेंगे हम, B का तीनों पार्ट में लिख देंगे बंगाल, बिहार और बम्बई। बंगाल, बिहार और बम्बई। A से असम लिख लेंगे।
तो इन्होंने क्या किया, द्वैध शासन प्रणाली के क्रम में इन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था बनाया, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। उसके क्रम में इन्होंने इसमें 11 राज्यों में से 6 राज्यों में क्या किया, मिस्टर 3BA वाला कंसेप्ट लगाया। इस तरीके से याद करिएगा, मिस्टर 3BA। तो M से हो गया मद्रास, S से हो गया संयुक्त प्रांत, और ये बंगाल, बिहार और बम्बई याद कर लीजिए, और ये असम। मिस्टर 3BA इन्होंने कॉन्सेप्ट बना के एक इस तरीके का शार्ट बना लो अपने दिमाग में याद करने के लिए, और इसके हिसाब से इन्होंने 6 राज्यों में क्या किया, द्वैध शासन प्रणाली बना दी। और द्वैध शासन नहीं, ये इन्होंने 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था बना दिया। द्विसदनीय व्यवस्था बनाने के क्रम में अब ये क्या है कि इन्होंने ये अंतिम चरण बनाया कि अब अगर सदन आ गया तो सदन बन जाने का अर्थ यह हुआ कि ब्रिटेन से अब कोई किसी प्रकार का चार्टर भारत में स्थापित न हो। हालांकि यह अभी भी ऐसा नहीं बनाया कि वो पूरा ये जहाँ का गवर्नर जनरल मुक्त हो चुका है महारानी के प्रॉज से। महारानी के पूरे अंडर ही अभी वर्क चलाया जाएगा और उसके अंडर ही यह कार्य किया जाएगा। तो ये सदनी व्यवस्था हो गया, मतलब स्थानीय मुद्दे और छोटे मुद्दे के क्रम में यह सारी चीजें चलती रहेंगी और होती रहेंगी। दूसरे पॉइंट हम नोट करेंगे कि जब इन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था बना दिया तो ये द्विसदनीय व्यवस्था राज्य में ही नहीं केंद्र में भी बनाया इन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में बनाने के क्रम में इन्होंने किया क्या कि जब केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था बनाया तो 2 चीजों इन्होंने किया। एक उच्च सदन इन्होंने किया क्या, एक उच्च सदन जिसे इन्होंने नाम दिया उच्च सदन, इन्होंने जिसे नाम दिया राज्य परिषद। राज्य परिषद इन्होंने नाम दिया राज्य परिषद। वर्तमान में इसका नाम है, वर्तमान में जो है इसका नाम है राज्यसभा। वर्तमान में इसका नाम है बेटा राज्यसभा। मतलब उच्च सदन बनाया इन्होंने, जो इनका नाम रखा ये राज्य परिषद रखा। वर्तमान में जो आपकी राज्यसभा है। एक दूसरा बनाया इन्होंने निम्न सदन बनाया। निम्न सदन के परिप्रेक्ष्य में जो संघीय सभा नाम रखा, क्या नाम रखा, संघीय सभा नाम रखा। और उसका ये वर्तमान में आज के डेट में नाम रखेंगे तो लोकसभा है आपका, लोकसभा। अच्छा, तब के और अब के इसमें इन दोनों चीजों में व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन देम, इनमें क्या डिफरेंट है तब में और अब में, ये चीजें देखेंगे कि इस समय जो व्यवस्थाएं हैं उस समय की व्यवस्थाओं से बहुत ही अलग है। जैसे उच्च सदन का मान लीजिए, उच्च सदन और निम्न सदन जो वर्तमान में लोकसभा से स्टार्ट करते हैं। निम्न सदन जो आपका लोकसभा है, आज की डेट में हम वहां पे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। मतलब हम अपने नेता को जनता द्वारा चुनते हैं। किसी भी राज्यसभा लोकसभा के सांसद को, राज्यसभा नहीं लोकसभा के सांसद को हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा स्वयं के द्वारा चुनते हैं। लेकिन राज्यसभा का मेंबर हमारे द्वारा नहीं चुना जाता है, वह विधायकों के मतमूल्य निकाल के राज्यसभा के प्रतिशत के आधार पे उनको चुना जाता है। उस समय संघीय जो राज्य परिषद था उसमें 40%, कितना, ये 40% सीटें मनोनीत होती थी, 40%। और संघीय सभा में 33%। ये राजाओं को 33% राजा मनोनीत करके, क्यों ऐसा मनोनीत करेंगे, क्योंकि उनका मानना ये था कि राजा ने अपना राज्य हमारे में मर्ज किया है, मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है हमको राज्य स्थापित करने में। तो वो संघीय सभा में उन्होंने 33% सीटें राजाओं को दे दिया था कि आप मनोनीत करिएगा अपने चयनित क्षेत्र का, अपने कर्मचारियों का, या स्वयं मनोनीत हो जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राज्य परिषद में उन्होंने कहा 40%। तो जैसे आज के डेट में हमारे यहाँ मनोनयन का सिद्धांत है कि जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, ये भारत शासन अधिनियम के प्रचलन से लाया गया, लेकिन सीटें कम कर देंगे, वो 33% वाला चीज नहीं रहा। उसी आधार पे लोकसभा में जो रिजर्व सीटें हैं, किसी खास वर्ग के लिए आरक्षित सीटें, तो वो इसी प्रावधान से लिया गया। डिक्टो यही उतारा नहीं गया, संशोधन करके उसको ले लिया गया। लेकिन ये बनाया गया कि 35 में जैसा था कि किसी वर्ग को यह इतना आरक्षण दिया जा सकता है, उस वर्ग का भी नेतृत्व हो जाए, उसने समाज में कंट्रीब्यूशन किया है, उसी आधार पे हमारे यहाँ रिजर्व सीटें हैं संसद में। तो ये 40% होता था। बस आज के
वर्तमान स्थिति से डिफर ये था कि जैसे आपके यहाँ लोकसभा क्या कार्य करती है, बजट का प्रस्तुतिकरण करती है, तो बजट उस समय भी लोकसभा में पास होता था, सारी चीजें सेम होती थी। परंतु जो निर्वाचन की पद्धति है, हम लोग क्या करते थे, राज्यसभा के मेंबर को चुनते थे, न कि लोकसभा के मेंबर को। अब जब बताइए, अगर आप लोकसभा के मेंबर को न सुनते हो, जिसमें वित्तीय बजट, राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट कहते हैं, वो पेश होता है लोकसभा में, अगर वो जिस सदन में पेश होगा उस सदन में हमारी मेजॉरिटी ही नहीं है, न ही उस सदन के सदस्यों को हम चुनते हैं, उसे गवर्नर मनोनीत करता है तथा 33% सीट राजा मनोनीत करता है, तो यह हमारी बातों को कैसे करेंगे, उसमें मतलब वित्तीय मुद्दे पर हम कर ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या और हमको दिया था राज्य परिषद में, राज्य परिषद के सदस्यों को हम मनोनीत करते हैं। तो आप जानते हैं राज्यसभा डिबेट का सदन है, कानून बनाने का सदन है, तो उसमें स्थानीय स्वशासन वगैरह हमको छोटे मुद्दे दिया था, वहीं डिस्कस होता था, जिसका भारतीय समाज पे यह बुरा इफेक्ट पड़ा कि हम जो चीज़ें डेवलप करके अपने यहाँ करना चाहते हैं, जिन चीज़ों का हमारे यहाँ ज़रूरत होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ क्या कभी बनना है, सड़क बनना ज़रूरी है या विद्यालय बनना ज़रूरी है या पेयजल बनना ज़रूरी है, तो ये पेयजल होना जरूरी है या स्वास्थ्य लाभ या विद्यालय, ये डिसाइड यहाँ की मूलभूत जनता करती है कि सबसे प्राथमिकता हम किन चीज़ों को दे। अगर इन मुद्दे पर जिस पे धन खर्च होना है उसमें हमारे नेता नहीं रहेंगे मनोनयन के द्वारा, तो ब्रिटिश तो चाहेगी कि इन मुद्दे पर बहुत कम काम हो, जिस शासन व्यवस्था पे ज़्यादा काम हो, पुलिस भर्ती बहुत ज़्यादा करवा के और बहुत सारे भारतीयों पे शासन किया जाए, उनसे धन और ज़्यादा इकट्ठा किया जाए, तो कर के कर्मचारी ज़्यादा नियुक्त करेगी, शासन के कर्मचारी ज़्यादा नियुक्त करेगी और हमसे वो शोषण करेगी। और मुद्दे जो हमारे यहाँ खर्च करने चाहिए एजुकेशन और डेवलपमेंट पे, उन चीज़ों पे नहीं खर्च करेगी। इट मीन्स ये सारे मुद्दे, धनार्जित मुद्दे, ये अपने पास रखी थी लोग। लेकिन वर्तमान में चीज़ें वहीं चली, बस आके परिप्रेक्ष्य इंडिपेंडेंट के बाद बदल दिया गया। अब लोकसभा जिसमें बजटीय सदन है, जिसमें बजट का अधिकार प्रश्न ज़्यादातर देखेंगे कि सारे मुद्दे धन संबंधित मुद्दे को भारत सरकार में उठाया जाता है, चाहे वो क्वात्रोची का मामला हो, बोफोर्स का, जब कांग्रेस के शासन में खरीदा गया राफेल, ये लड़ाकू जहाज़ें, या फिर मोदी जी के शासन में ये राफेल वाला मुद्दा, जो भी सदन में आर्थिक मुद्दे होते हैं वो लोकसभा में उठते हैं। सदन में ज़्यादातर बहस आर्थिक मुद्दे पर होता है, तो इसलिए इन्होंने जो भारत शासन अधिनियम के तहत पॉइंट रखा था कि उच्च सदन, निम्न सदन, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतदान का चेंजिंग कर दिया था आज के वर्तमान स्थिति से एकदम विपरीत कंडीशन में, उसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता था। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें कि दो सदनी व्यवस्था बनाए, एक में ये 40% इसमें राजाओं को चुनना था, इसमें 33%, द्विसदनी उच्च सदन निम्न सदन बनाया, राज्य परिषद नाम रखा जो आज वर्तमान में राज्यसभा हो गई, संघीय सभा नाम रखा जो आज लोकसभा हो गई है। और नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट नोट करने के क्रम में हम चलेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट में है कि इन्होंने जो राज्यों में जो इसका द्विसदनी व्यवस्था बनाया, द्विसदनी व्यवस्था बनाने के क्रम में इन्होंने जो निर्वाचन पद्धति में जो उन्होंने अलग निर्वाचन बना दिया था सभी को, पहली पॉइंट जो आपने नोट किया था उसी में एक पॉइंट और चीज़ देख लेंगे कि जब इन्होंने पहली चीज़ें निर्माण की कि पृथक निर्वाचन बनाया, तो इन्होंने लगभग उस समय जनता को 10%, कितने प्रतिशत, 10% जनता को क्या किया गया, निर्वाचन दे दिया गया। और इसमें कहा गया कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान निर्वाचन का अधिकार है। तो महिलाओं को भी पुरुषों के समान प्रथम बार निर्वाचन का अधिकार 1935 में संवैधानिक रूप से मिल गया, है ना। पहले भी 1933 में ये बातें कही गई लेकिन लागू नहीं हुआ था, लेकिन इसमें संवैधानिक रूप से चार्टर में टिप्पणी बना के उल्लेखित किया गया था। तो ये 10% जो मतदान का अधिकार लगभग जनता को मिल गया। अच्छा, 10% जनता का कैसे अंदेशा लगाया जाएगा कि कौन मतदान देने योग्य है कौन नहीं। इसीलिए ये ब्रिटिश जो ये यूरोपियन या फिर जो यूरोपियन से फर्टिलाइज हुई संस्था, जैसे फ्रांस, ये अमेरिका है आपका, ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि वहाँ पे जो मूल अधिकार लगाया या मत देने का अधिकार 10-10, 20-20 साल आज़ादी के बाद महिलाओं को दिया। हमारे यहाँ 1947 में जब आज़ाद हुआ भारत, उसके जब हमारा 1949 में संविधान 24
नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ, उसी दिन हमने नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संदर्भ इट मीन्स अनुच्छेद 5 से 9 तक जो लागू किया, उसमें महिलाओं और पुरुषों सबको मतगणना का अधिकार दिया, गरीब वर्ग को, अमीर वर्ग को, किसी को ऐसा डिफरेंस नहीं रखा। लेकिन जबकि ये सारे जो हैं, कोई 1938 में फ्रांस ने दिया, 1938 में, ये बहुत सारे यूरोपीय स्टेट हैं जो बहुत आगे आज़ाद थे, लेकिन इन्होंने समता जो स्थापित करनी चाहिए समाज में, वो स्थापित करने के क्रम में बहुत पीछे हैं। तो ये जो 10% का जो मतमूल्य था, इन्होंने ये हमको दिया भारत शासन अधिनियम 1935 का। दूसरी पॉइंट हम एक और नोट कर लेंगे कि इन्होंने एक संवैधानिक विकास के क्रम में 1935 में एक संघीय बैंक, जिसे वर्तमान में आरबीआई कहा जाता है, 1935 में एक संघीय बैंक जिसे आरबीआई कहा जाता है वर्तमान में स्थापना की, एवं 1937 में एक संघीय न्यायालय स्थापित किया। 1937 में एक संघीय न्यायालय किया जो दिल्ली में है। आपका संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1937 में हुआ है। आप जैसे पीछे पढ़ेंगे कि ये 1900 से संघीय न्यायालय वहाँ क्यों बना, ये तो कलकत्ता में बन चुका था। तो आप जानेंगे कि कलकत्ता का ये जो बंगाल का विभाजन था 1905 में, टलते ये 1916 तक कहानी आई, और 1916 तक एकदम खत्म, 1912 में एकदम खत्म हो गया। जॉर्ज वो पंचम ने आके घोषणा की कि 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द करते हैं, बंगाल और उड़ीसा नामक 2 नए स्टेट बना दिया, और कहा लेकिन आपकी राजधानी दिल्ली होगी। तो 1911 में ये घोषणा कर दी, और 12 होते होते राजधानी दिल्ली हो गई, और राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित हुई 1936 में नई दिल्ली। तो वो संघीय बैंक, आपका संघीय न्यायालय